नमस्कार, जिंदगी विद ऋचा में आज जो मेरे मेहमान हैं वो एक बहुत ही दिलचस्प शख्सियत हैं। एंटरप्रेन्योर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, पद्मश्री हैं, लेकिन सबसे ऊपर एक समाज सेवी जो अपने बहुत सारे बेहतरीन कामों के जरिए लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। तो आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ हमारे बहुत ही खास मेहमान पद्मश्री डॉक्टर विक्रमजीत सिंह साहनी जी से। विक्रमजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी विद ऋचा में। धन्यवाद सर। मैं आपके बारे में जब पढ़ रही थी, इतना कुछ है आपकी ज़िंदगी के बारे में, तो पहले तो मैं ये सोचती हूँ कि भाई किसी एक इंसान के लिए इतने काम करना पॉसिबल कैसे है। तो आप जब अपनी लाइफ जर्नी को देखते हैं, हाउ डू यू वांट टू डिफाइन इट? देखिए, मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। भगवान की कृपा तो देखिए होना ही चाहिए, क्योंकि मेहनत तो एक मज़दूर भी बहुत करता है। मैं कहूँ, मैंने बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल करी, अभी तक बहुत मेहनत करता हूँ। अभी भी आई थिंक ऑलमोस्ट 16 आवर्स आई एम वर्किंग समथिंग। बट उसके साथ जो आपका डेडिकेशन, आपका लगन, आपकी जो पॉजिटिव विल पावर, एक उड़ान, एक आपके अंदर जो निश्चय, आपके अंदर डिटर्मिनेशन, वो आपको कहीं भी ले जा सकती है, बट विद ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। क्या बात है। तो चलिए अब आपकी यात्रा जहाँ से शुरू हुई वहाँ से बात करते हैं। कोटकपूरा एक कस्बा है पंजाब में, वहाँ से आपकी पढ़ाई शुरू हुई सरकारी स्कूल में। हाँ जी। और हार्वर्ड तक पहुँचे आप। हाँ जी। तो इस एकेडमिक जर्नी की अगर हम बात करें तो थोड़ा समझाइए हमको, बताइए कहाँ कहाँ। क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो पार्टीशन में, आपको पता है, लाखों पंजाबी मारे गए, पंजाबीज़ ने सफ़र किया, बहुत कत्लेआम हुआ, तो वो बेचारे सबको छोड़ छाड़ के, तो वो मेरे को बताते थे पटियाला में रेफ्यूजी कैंप में रहे। फिर मैं आगे चल के अफ़गान रेफ्यूजी की बात आपको बताऊंगा मैंने क्यों हेल्प की। तो कोटकपूरा में सरकारी स्कूल था, तो तब तप्पड़ वाले स्कूल में मोस्टली आवर क्लासरूम्स वर अंडर द ट्री। फिर कॉलेज हमने फरीदकोट, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी, और फिर MA MBA करी। और फिर उसके बाद 1.5 साल हम भी नौकरी की तलाश में, सब जो HR कंपनीज और वो थी बहुत करे। फिर मैनेजमेंट ट्रेनी लग गए DCM में, बाड़ा हिंदू राव में। अच्छा। टेक्सटाइल जो मिल थी। फिर सिलेक्शन हो गया गवर्नमेंट जॉब में, हमारा फर्स्ट बैच ही था कॉमर्स में। तो 8 साल नौकरी की। तो बट सिंस आई केम फ्रॉम बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली, तो बिजनेस की रुचि थी। और उसी दौरान 90s में डॉक्टर मनमोहन सिंह, आपको याद होगा कि he brought the liberalization policy to the country। तो काफ़ी लोगों ने मेरे को सजेस्ट किया, कुछ अपॉर्चुनिटी मिली इंटरनेशनल ट्रेड की। तो हमने भी हौसला करके गवर्नमेंट जॉब से रिज़ाइन करके एक बेसमेंट किराए पे लेके हौस खास में, तो हमने अपना ये काम शुरू किया। फिर धीरे धीरे आई विल से गॉड हैज़ बीन काइंड एंड वी हैव रीच्ड हियर विद 10 global offices in various countries, and so it is a great, I will say with gratitude of God। क्या बात है। कोटकपूरा की अपनी कुछ बचपन की यादें, क्या बचपन में बहुत संघर्ष था? क्या किसी चीज़ की कमी थी ज़िंदगी में? कैसा था आपका बचपन? नहीं, we were a middle class family, lower middle class family। और जो अच्छा, जो भी उस टाइम का पेरेंट्स दे सकते थे मेरे को, ज़िंदगी उन्होंने दी, बहुत दी। लेकिन मैं ख़ास करके क्रेडिट देना चाहूँगा अपने माता जी को। वो इतने एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन बहुत मेहनत करते थे। 4 बजे मेरे को उठाते थे सुबह, रात को एलमंड्स भिगोते थे। फिर एलमंड मेरे को नींद आती, छिल के उनको पील करके देना। और कभी भी मैं फर्स्ट से कम नहीं आया। फिर बाद में तो हमेशा मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा बाय ग्रेस ऑफ गॉड। पर वो उन्होंने मेरे को फिर मतलब पढ़ाई में इतने स्ट्रिक्ट, फिर डिसिप्लिन, सच बोलना, कि ये जो एटिकेट्स, ये जो एथिक्स होते हैं लाइफ के। और फिर उन्होंने वहाँ गुरुद्वारा था हमारे, वहाँ साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का, जहाँ से मेरे को ब्लेसिंग हुई। वहाँ सुबह 4 बजे लेके जाना, पब्लिक स्पीकिंग उन्होंने सिखाया मेरे को। आज तो मैं भारत की रिप्रेजेंटेशन कई मुल्कों में, ब्रिक्स में, सार्क में,
साउथ अफ्रीका में, क्वाड में, अभी मतलब सार्क का मैं चेयरमैन रहा वगैरह, तो वो पार्लियामेंट में भी बोलता हूँ। तो ये सारी चीज़ें उसकी जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और जो अच्छे संस्कार हैं वो आपको खास करके माता पिता, खास करके माता, अपने माता पिता से जब आप बातें सुनते होगे तो पार्टीशन का क्या दर्द आपने महसूस किया है? बहुत ही दुखदायक कि कैसे उनको, आप देखिए कोई लोग सेटल्ड हैं एक जगह, उनको अपना घर बाहर, अपने प्रॉपर्टी, अपना बिजनेस सब कुछ छोड़ के, लाखों जो पंजाबी इधर आए उधर आए, और जो बीच में कत्लेआम हुआ, और फिर आके ग्रास रूट लेवल से, मैं जैसे मैंने बताया कैंप्स में रहे, कैंप से ज़िंदगी को शुरू करना। तो इसी ने मेरे को मोटिवेट किया। अभी जब 3 साल 2020 से अफ़गान में क्राइसिस आ गया, तालिबान का आया और वहाँ पे एट्रोसाइट्स हुए, तो हमारे अफ़गान में जो है हज़ारों सिख और हिंदू भाई, वहाँ तो पूरा कल्चर है हमारा, मंदिर हैं, गुरुद्वारा थे, गुरुद्वारा में बॉम्ब ब्लास्ट हो गए। तो बहुत ही, उससे पहले कई लोग शिफ्ट कर गए थे, लेकिन फिर हमने उनको इवैक्यूएट किया। मैंने ज़ाती तौर पे 3 जहाज़ भेजे और भारत सरकार ने भी उसमें काफ़ी हेल्प की। फिर हम उन लोगों को यहाँ लाए, फिर उनको रिहैबिलिटेट कराया। एक महावीर नगर अफ़गानी कॉलोनी है, वहाँ हमने किराए पे 550 फैमिलीज़ थी, तो हमारे वो सन फाउंडेशन जो NGO, हमने उनको एक मैंने प्रोग्राम चलाया, माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर उनको हमने किराए पे मकान लेके दिए, फर्नीचर, और मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंस 4 साल 4.5 साल उनको जाता रहा। फिर उनको स्किलिंग सिखाई, उनके बच्चों को किया। अब उसमें काफ़ी लोग कुछ कनाडा भी माइग्रेट कर गए। तो वो कहीं ना कहीं मेरे पे पार्टीशन की वो दर्दनाक कहानी थी, और मेरे को जो अपने फादर मदर बताते, अभी भी मैं अतीत में सोचता हूँ कि कैसे मेरे पेरेंट्स या और जो हज़ारों लोग आए, वो वहाँ छोड़ के सब कुछ आके यहाँ एक नई, और जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी 3 साल पहले कहा, हम भी हर साल अब इंडिया गेट पे जो ये हॉरर्स पार्टीशन डे, वो कैंडल मार्च करते हैं हर साल। तो एक वो भी है 15 अगस्त, तो ठीक है आज़ादी का जश्न है, पर हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज़ादी पे कितना संघर्ष और कितनी कुर्बानियाँ भारतीयों को, खास करके पंजाबियों को देनी पड़ी। ठीक खूबसूरत बात कही, और कितनी बड़ी बात यह है कि उस दर्द को आपने महसूस किया जो आपके माता पिता ने सहा होगा। हाँ, और सबने सहा होगा। हाँ, और कहीं ना कहीं आज आप दूसरों के उस दर्द को हाँ, कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जख्मों को भरने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आपने जैसे प्राइवेट नौकरी की, सरकारी नौकरी की, फिर अपना बिजनेस शुरू किया, फिर अब समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं पूछूं वो जो बच्चा विक्रमजीत था, वो बड़े होकर क्या बनने का सपना देखता था? सपना तो यही था कि ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना है, ज़िंदगी में अचीव करना है। जैसे ये तो मैं नहीं कहूँगा कि बड़ा आदमी बनना है, बट यस, किसी ऊंचाई पे पहुँचना है। लेकिन अब इतनी स्ट्रगल और इतनी मेहनत करके जब पहुँच गए, और जब मैं इफ़ आई लुक बैक एट माई स्ट्रगलफुल जर्नी, या आदमी पीक पे पहुँच के नीचे देखता है, तो आई फील माई हार्ट गोज़ फॉर दोज पुअर पीपल जो शायद अभी वही हैं, और या उन्होंने बहुत कम तरक्की की, या अभी भी वही सिलसिला। अभी तो एग्रेवेट हो गई सिचुएशन जॉब्स की, इसकी आपको रोज़ हम खबरों में पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा मन उनके लिए पिघलता है, क्योंकि मेरे को अपना पास्ट याद आता है। तो इसलिए मैंने अब ये, जैसे सन फाउंडेशन में हमने स्किलिंग और जॉब्स की जो कैंपेन चला रखी है कि बच्चों को नौकरी से उनको हम डिप्राइव ना करें। और पहले हमने 15 साल वुमेन एम्पावरमेंट पे काम किया, सेव ए गर्ल चाइल्ड। आपको याद होगा कि भारत में और बहुत सारे शहरों में अब थोड़ा शायद कम हो गया, फीमेल फेटिसाइड जैसे घिनौनी चीज़ थी अब, और उसको फिर हमने सेव अ गर्ल चाइल्ड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो हमारे 52 सेंटर्स थे वुमेन एम्पावरमेंट के, स्किलिंग के, जो हमने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के आसपास गांवों में खोले। उनको फिर स्किल सिखाते थे लड़कियों को, फिर एम्पावर करते थे। तो PwC ने स्टडी भी की, तो उन्होंने सर्टिफाई किया कि 18,000 रूरल बेनिफिटेड। फिर हम अब आजकल स्किलिंग, क्योंकि मैं NSDC के बोर्ड में भी रहा 8 साल,
तो फिर अब हम जो खास करके दिल्ली में हमारा वर्ल्ड स्किल सेंटर है बहुत बड़ा, जहाँ तकरीबन 1500 बच्चों को हम स्किल कराते हैं फ्री ऑफ चार्ज, क्योंकि हम किसी से कोई 1 रुपया भी नहीं लेते, फिर उनको जॉब्स भी। और पंजाब के हर बड़े डिस्ट्रिक्ट में हमारे 5 सेंटर अब चल रहे हैं और भी अब खोल रहे हैं हर बड़े सेंटर में। और एक मैंने नया किया है कि 10 ITIs मैंने अडॉप्ट किए हैं पंजाब में, तो उनको हम वर्ल्ड स्किल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये ITIs बने थे, बहुत बिल्डिंग डाइप्लेटेड हो गई, तो बिल्डिंग्स को रेनोवेट कर रहे हैं और वहाँ मॉडर्न मशीनरी कर रहे हैं। क्योंकि मैं CII, FICCI, PhD इनके बोर्ड पे हूँ, तो इंडस्ट्री कनेक्ट दे रहे हैं हम ITIs को, स्किल सेंटर्स को इंडस्ट्री से कनेक्ट कर रहे हैं। तो जो इंडस्ट्री कहती है हमें ये बच्चे चाहिए, हम मशीन्स भी उनसे पूछते हैं, बताइए किस मशीन पे ट्रेनिंग दे। अच्छा। आपको CNC वाला चाहिए, आपको वेल्डर चाहिए, आपको फिटर चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, प्लम्बर चाहिए, नर्सिस चाहिए, आपको सोलर पैनल टेक्नीशियन चाहिए, आपको रेफ्रिजरेटर, मतलब जो भी इसके हमारे 25-30 कोर्स हैं, फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए, हॉस्पिटैलिटी के लिए, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह वगैरह। तो वो हम पहले उनसे रिक्वायरमेंट लें, क्योंकि आप वही प्रोडक्ट बनाइए जिसकी डिमांड है, और जो प्रोडक्ट बनाते ही बिक जाए, तो वो बच्चे हम तैयार करके इंडस्ट्री पहले ही ले लेते। तो ये मॉडल बहुत सक्सेसफुल है और मेरे को खुद इसमें कॉन्फिडेंस अब आ गया और कि मैंने इसमें और काम किया जाए यूथ को, क्योंकि यूथ को संभालना, हम कहते हैं यूथ हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, और किसी स्टेज पे भी हम इसको, ये हमारा एसेट होना चाहिए, लायबिलिटी नहीं बनना चाहते। और यूथ को मार्ग दिशा देना, एक वो यूथ दिशा ही नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, क्या बात है ना। देखिए, हमने कहा कि जो बच्चा विक्रमजीत सक्सेसफुल होने का सपना देखता था, अच्छी बात यह है कि जब वो अपने जीवन में सफल हुए तो कितने और बच्चों को, युवाओं को वो अब स्किल करके सक्सेसफुल बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। अपने बचपन या जो होता है कि नौकरी की तलाश में, या जो यूथ की अगर मैं बात करूं, कोई स्ट्रगल का इंसिडेंट जो आज भी याद आता हो, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि अपनी जड़ें भूलनी नहीं चाहिए जहां से आप आए हैं, कोई ऐसी कहानी जो आप हम सबके साथ शेयर करना चाहें कि इतना स्ट्रगल था? MA था, MBA था, गोल्ड मेडलिस्ट था, तो जॉब्स के लिए जाते थे, सुबह न्यूज़पेपर खोलना कोई भी, और या नेहरू प्लेस में जो प्लेसमेंट कंपनीज थी वहाँ रजिस्टर कर रखा था। फिर कहीं जाते थे तो कोई तो कहता था कि नहीं, यू आर ओवर क्वालिफाइड हो, आप तो भैया MA MB गोल्ड मेडलिस्ट, आपको तो कहीं और होना चाहिए। और कई लोग मिलते नहीं थे, सारा दिन बैठे रहते थे उनके ऑफिस के बाहर। मेरे को अभी तक याद है, आई वुड नॉट लाइक टू नेम देम, बाद में दोस्त, तो वो बैठे रहते थे कि मिल ही नहीं रहे आपको, एक नौकरी की तलाश, एक नौकरी की तलाश में 18 मंथ्स। और फिर भगवान की कृपा हुई तो फिर धीरे धीरे जो है तो फिर जर्नी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हौसला नहीं हारना चाहिए। जो मैंने पहले कहा कि यूथ को सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, आप में पहले तो एकेडमिक एक्सीलेंस होना चाहिए। देखिए, पढ़ाई में कि बच्चों को मुशक्क़त से, मेहनत से, लगन से पढ़ना चाहिए ना, पहले तो काबिलियत तो होनी चाहिए, फिर हौसला नहीं हारना चाहिए। ये एक ना एक दिन वो कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं वाली बात है, कि डिसहार्टन नहीं होना चाहिए, कि आप लगे रहिए। जो आदमी कंसिस्टेंट है, परसिस्टेंट है, परसिवियरेंस है, वो फेल नहीं होगा ज़िंदगी में। कुछ आपने सीखा है, जैसे एकेडमिक है, स्किलिंग है, कुछ ना कुछ आपको जॉब मिलेगी, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आजकल तो हमारा भी एक स्टार्टअप ही था, और लेकिन आजकल तो स्टार्टअप्स की इतनी अपॉर्चुनिटी है, तब तो स्टार्टअप की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। सर, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा वापस पीछे जाना चाहूँगी। 84 के दंगे, उसमें भी आपने अपने परिवार के बहुत सदस्यों को खोया। वो जो एक हमने पार्टीशन के दर्द की बात की, वो आपने देखा नहीं था, वो आपके माता पिता ने देखा, लेकिन ये तो आपने देखा। मैं तब आप तो इतने विख्यात पर्सनैलिटी हैं मीडिया से, तो ऑल इंडिया रेडियो पे तब प्रोग्राम चलता था युववाणी, तो मेरे को शौक था, मैं करता था। जलंधर दूरदर्शन तब बना नहीं था, उसकी रिकॉर्डिंग भी यहाँ दिल्ली AIR DD में ही होती थी। प्रोड्यूसर्स थे, परशोत्तम चावला थे, शौकर साहब थे, योग बत्रा थे, ये लोग थे। तो उस दिन मेरा प्रोग्राम था,
कहाँ? दिल्ली में? दिल्ली में। और मैंने पंजाब से, वहाँ कोटकपूरा से ट्रेन लेके आना था। मेरा प्रोग्राम शायद 1 को था, तो मैंने शायद 31 को आना था या 30, कुछ ऐसे। तो टिकट बुक थी ट्रेन की, तो ये न्यूज़ आ गई कि ये ट्रेजेडी हो गई। तो पेरेंट्स ने कहा कि चलो अब थोड़ा देखो, तब नहीं पता था। लेकिन अब मैं अतीत में सोचता हूँ कि अगर मैं भी वो ट्रेन में बैठ गया होता तो कोई भी जो सिख था किसी ट्रेन में बचा नहीं। इतना कत्लेआम हुआ, मतलब शहरों में तो एक एक ईयर मार्क कर। लेकिन इस दौरान हमारी ट्रेजेडी क्या हुई कि मैं भगवान की कृपा से बच गया, लेकिन हमारी सारी फैमिली, मेरे 4 कज़न और मेरे ताया जी सके जो इधर पहाड़गंज में रहते थे तब, वो सारे मतलब मैं शहीद ही कहूँगा, उनको जीते जी जला दिया गया। उनकी पेंट की फैक्ट्री थी और उनको जीते जी दे वर बर्न्ट अलाइव। मैं फिर उसके 1 हफ्ते बाद आया तो बहुत कुछ देखा, लेकिन फिर भी मैं अप्रिशिएट करूँगा अपनी पंजाबी कम्युनिटी को कि फिर जैसे पार्टीशन देखा, ये दूसरा झटका आया कैसे ये हुआ, और मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन वो फिर बेचारे आज खड़े हो गए। लेकिन बहुत लोगों का ये कत्लेआम हुआ, बेगुनाह लोगों को रिलीजन के बेस पे, किसी एक आदमी की, एक इंसान की गलती की वजह से यू कांट होल्ड द होल कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल। जो आज भी हो रहा है कि ये जो खुराफात करने वाले लोग होते हैं ये बहुत मिनिस्क्यूल होते हैं। कोई भी रिलेशन, मैंने सार्क का चेयरमैन था इंडिया पाकिस्तान में, हम हर साल जाते थे। आई.के. गुजराल जी ने हमें कहा, वाजपेयी साहब बस लेके गए, मैं था, हम बिशन सिंह बेदी, कुलदीप नैयर, तलोचन सिंह, राज बब्बर, अपने बहन जी सुषमा स्वराज जी हमारे साथ गई, उनका बर्थडे मनाया वहाँ। फिर मैं सार्क CCI का चेयरमैन रहा जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। तो आम लोगों में तो कोई अभी भी खलूस की कमी नहीं है, लेकिन ये जो खुराफात करने वाले 0.001% लोग हैं, 84 में थे, ये नैरेटिव को डिक्टेट कर लेते नहीं, पर वो गलती है मीडिया की या हम लोगों की, हमें उनको नहीं दे। यही हाल अभी इंडिया कनाडा का है। अब सिख कम्युनिटी, वो कोई पता नहीं 2 लोग हैं 4 लोग हैं, 0.001% है। मैं वर्ड बोलना नहीं चाहता के, और मैंने इस पे हेट स्पीच पे अभी बिल भी मैं लाया हूँ। बट यू नो दे कांट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए कम्युनिटी। अब जैसे मतलब सिखों को कोई देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है? आप बताइए कि अब कोई मैं डाटा देने, आज़ादी में 113 लोग शहीद हुए, वहाँ 93/6 जेलें हुई, कारगिल वॉर, कोई भी, अब कोविड में देख लीजिए बेचारे सिख ही लंगर बांट रहे हैं अपनी जान की परवाह किए हुए। तो अब देशभक्ति के लिए अभी कोई भी पीड़ा आती है, किसी और के बयान की बात, हाँ, और बहुत हो रहा है सर। नहीं, उसको देखिए, इसका ये है कि हमें उनको इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। मैं मीडिया को कई बार बेनती करूँ कि भाई कोई अच्छी न्यूज़ आप छोटी सी देते हैं, एक आदमी कोई किसी ने कुछ कह दिया, 4 कॉलम की स्टोरी लगा देते, उसकी क्रेडिबिलिटी देखिए, उसकी फॉलोइंग देखिए, उसका देखिए तो सही। उसके लिए आप सारी कम्युनिटी को अननेसेसरी सोशल मीडिया पे क्यों कर रहे हैं? मतलब बदकिस्मती है, बड़े दुख की बात है इसकी। हमें उनके डिज़ाइन को फेल करना है, तो उधर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। अगर हम उनको इग्नोर नहीं करेंगे, उनकी बात को ज़्यादा तरजीह देंगे, ज़्यादा फैलाएंगे, ज़्यादा डिस्कस करेंगे, दैट मीन्स दिस इज़ व्हाट दे वांट टू गेट इम्पोर्टेंस, देन दे आर सक्सीडिंग इन एजेंडा। चलिए, आपने ये बात बहुत इंपॉर्टेंट उठाई, मैं शायद बाद में आपसे सवाल पूछती, लेकिन सर अभी जैसे आजकल ये बहुत हो रहा है, मैं शब्द का इस्तेमाल कर लेती हूँ, जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट के समय खालिस्तानी आवाज़ें इतनी कहीं कहीं से, जो आपने कहा मिनिस्क्यूल है, लेकिन वो आवाज़ें उठती है, मीडिया उसको उठाता है, या फिर कनाडा से कोई बयान आ गया, लेकिन आप एकदम, अगर मैं कहूँ तो ग्रास रूट पंजाबीज के साथ आपका इंटरेक्शन है, आप उनके लिए काम करते हैं, तो जब आप आम पंजाबी से बात करते हैं, कोई सिख से बात करते हैं, क्या है एक कॉमन इमोशन क्या है इस समय देश में? आप देखिए, फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो पहले हुआ, कुछ खालिस्तानी कहना ये सब बेकार की बात है। वो किसानों की हालत पतली है, उनके ग्रीवियंसेस हैं, ठीक है, उस पे हमें मेथोडोलॉजी पे हमारा उसमें डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन अब जो पंजाबी का क्या सेंटिमेंट उन्होंने, मैं कह रहा हूँ, मेरे को तो मैं USA भी जाता हूँ, कनाडा भी जाता हूँ। हमने वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन जब बनाई, आई.के. गुजराल जी ने बनवाई, तब हमने एक वर्ल्ड पंजाबी पार्लियामेंटेरियन फोरम बनाया, जिसमें तमाम
ये एमपीज यूके के, अपना कनाडा के, न्यूजीलैंड के, सिंगापुर के और यूएस के कुछ मेयर वगैरह जो तब उनको बुलाया, सब कुछ किया। कोई ऐसा दिमाग किसी का नहीं है। सब लोग खुश हैं, सब लोग भारत का सिक्स आर, वो हमने तो स्लोगन सबका ये है, वी आर प्राउड टू बी पंजाबी, वी आर प्राउड टू बी इंडियंस। कोई मेरे को कोई भी देश में तो क्या मिलना है, सिखों से ज़्यादा देशभक्त कौन है जो बॉर्डरों पे लड़ रहे हैं, मतलब कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। मैं तो कोई टीम भी जीती है तो भी भारतीय टीम जीती, लेकिन यहाँ एक बच्चे से वो कैच छूट गया, लेकिन ये सोशल मीडिया पे लोग उसको के कह रहे हैं। बताइए, फिर वही सेम बच्चे ने, सेम क्रिकेट के खिलाड़ी ने जिता दिया। ये हमारी टॉलरेंस ख़त्म हो रही है। सोशल मीडिया पे कोई चेक नहीं, इसलिए मैं सॉरी टू से अगेन हेट स्पीच का बिल लाया हूँ कि इनको कई अकाउंट हमने उस बिल के बारे में बताइए। नहीं, उस बिल हमने लाए हैं कि एक तो हेट्रेड स्पीच बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। पंजाब में कई केस, कोई भी किसी भी धर्म के, मैं ये नहीं कह रहा एक धर्म, कोई कुछ लिख रहा है, मतलब ये आप सुबह उठिए, ये तो एक फ्री फॉर्मेट है, ट्विटर खोला, एक फेक अकाउंट बनाइए। अब आप कोई भी चीज़ आपको करनी है, आधार कार्ड चाहिए ना, कोई आइडेंटिटी चाहिए, ट्विटर में अकाउंट खोलना है या किसी सोशल मीडिया फेक कोई ईमेल आईडी बनाई, आपने कर दिया, तस्वीर भी अपनी नहीं लगाते लोग, और वहाँ पे उल्टे सीधे कोई किसी जी के बारे में, किसी रिलीजन के बारे में आप भड़काते रहिए, कुछ लिख दीजिए, उसकी फिर डिबेट शुरू हो जाए। हद हो गई। तो ये तो गलत है। बैन, ये तो अकाउंट बैन होने चाहिए। अभी काफ़ी बैन भी हुए हैं और इस पे पूरा सख्ती से नियंत्रण होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। आपको लगता है सोशल मीडिया मतलब ब्लेसिंग है या परेशानी ज़्यादा क्रिएट हो गई है? हाउ डू यू सी सोशल मीडिया टुडे? नहीं, ब्लेसिंग तो इन ए वे है कि डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है, तो नॉलेज, जैसे नॉलेज शेयरिंग ज़्यादा हो रही है। बट अब नॉलेज शेयरिंग के साथ साथ ये जो खुराफात, पॉइजन शेयरिंग, ये जो दूसरा काम चल पड़ा, अब जैसे रिलीजन है, रिलीजन इज़ नॉट ए बैड थिंग। कौन सा धर्म कहता है कि आप लड़ाई करो, मारो, काटो, वायलेंस करो? खास मतलब सिख धर्म तो खैर सभी, हमारे गुरु ग्रंथ साहब में तो 26 हिंदू भक्तों की बानी है, मुसलमानों की बानी, मतलब उसमें कोई भी रिलीजन, हिंदू मुस्लिम कोई रिलीजन तो नहीं, वो तो कहते हैं डिफरेंट ये पाथ्स हैं टू गॉड इज़ वन। लेकिन रिलीजन बुरा नहीं है, लेकिन अब लोग उसको, रिलीजन को पॉलिटिक्स के साथ जोड़ रहे हैं। रिलीजन को कोई मिसयूज, ऐसे ही सोशल मीडिया को कोई मिसयूज़ करेगा तो उस पर कंट्रोल होना चाहिए। अब फिल्म भी सेंसर होती है, यहाँ तो कोई सेंसरशिप भी नहीं है, कोई कंटेंट डाल दीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले विंटर सेशन में जो मैंने बिल इंट्रोड्यूस किया है वो पास होकर लॉ बनेगा, उस पर काफ़ी सहमति है और भी एक्शन होगा और हो भी रहा है। आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर सेंसरशिप होना चाहिए? हाँ बिल्कुल। नहीं, इस टाइप के जो पैशन अराउज करते हैं, हेट्रेड करते हैं और उनको प्रवोक कर रहे हैं, ये तो जुर्म है ना बहुत बड़ा। आप सोसाइटी में यू आर क्रिएटिंग टेंशंस। आज 21st सेंचुरी, हम लोग स्पेस एज की बात कर रहे हैं, आईटी, डिजिटल इंडिया, और ये हम अब तरक्की करनी है हमने कि हम इन पीछे जाके उन्हीं उलझनों में उलझते रहेंगे, तो हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी कैसे बनेंगे? सन फाउंडेशन जो आपका CSR विंग है, जहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा मुझे लगता है आपके बारे में बात करनी चाहिए कि आप इतनी सेवा करते हैं, वो उसकी शुरुआत कैसे हुई? 99 में, 2000 में सन फाउंडेशन, क्योंकि आई ऑलवेज वांटेड, कहीं ना कहीं मन में था, 2 चीज़ें मन में थी। एक तो ये पंजाबियत का, क्योंकि पंजाब, जब हम पढ़ते थे पंजाब यूनिवर्सिटी, एलुमनाई पंजाबी यूनिवर्सिटी, हमने प्रॉस्परस पंजाब देखा। लेकिन ये जो बीच के साल थे 90s वाले, 85 से 90s, 84 के बाद ये तशद्दुद और वो जो काला समा, एक दर्दनाक समा देखा, तो कहीं ना कहीं था कि पंजाबियों को फिर इकट्ठा किया जाए। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, इस दौरान भी कभी ऐसे वहाँ जैसे हिंदू सिख जैसे कोई फ़र्क नहीं आया आम लोगों में। वो भी जो पहले मैंने बात की ना, ये वो इक्का इंसिडेंट हो रहे थे, लेकिन बाय एंड लार्ज पंजाब में कभी भी रॉयट नहीं हुआ। 84 में रॉयट हुए पंजाब के बाहर, लेकिन उसके बावजूद भी पंजाब में रॉयट नहीं हुआ। अगर अब खुदा मतलब परमात्मा की बख्शिश और लोगों का, क्योंकि फैमिलीज एक हैं। लोग सिख किसको बनाते थे? पहले जो हिंदू
फैमिलीज थी, बड़े बेटे को कहते थे गुरु जी को हमने सौंप दिया, इसको सिख बना, कोई फर्क ही नहीं है, रिश्तेदारियाँ, बैठना उठना वगैरह जो भी कल्चर। अब ये भूल गए, ये जो आपने कहा कि शुरुआत कैसे हुई थी धर्म की। हाँ, तो इसलिए पंजाब के लोगों को मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, पंजाबियों ने इकट्ठे रहे, जो कुछ भी होता रहा देश में, नहीं तो उसका देखो इतने सिख 84 रॉयट चुन चुन के मारे, पंजाब में कुछ भी हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। इस बात का क्रेडिट पंजाब को। आज तक पंजाब में जो हिंदू सिख यूनिटी जो है, एक भाईचारे की भावना है, वो था। और दूसरा टू गिव बैक टू, तो हमने वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जब आई.के. गुजराल जी थे, उन्होंने हमें गाइडेंस दी कि भाई आप पाकिस्तान के साथ हमारे, क्योंकि यू कहते हैं यू कैन नॉट चेंज योर नेबर, तो आपको एग्जिस्ट करना है, ठीक है। तो तब हम तब बड़ा पीक, ये इंडिया पाकिस्तान में भी होता है, 5-7 साल बॉर्न होम में चलता है पीक पे, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर चलता है, फिर नीचे, और वेरियस इश्यूज। तो खैर हमने वो वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसके तहत कई काम किए, और फिर ये सन फाउंडेशन जो है एनजीओ, इसकी शुरुआत हुई। तो 97-98 में आपने कहा सन फाउंडेशन की शुरुआत हुई। तो आज सन फाउंडेशन, मैं जानती हूँ बहुत सारे काम कर रहा है, लेकिन मैं चाहूँगी थोड़े थोड़े अगर हर काम के बारे में आप बता पाए। नहीं, देखिए मैंने आपको बताया पहले, हमने 50 से भी ज़्यादा रूरल सेंटर खोले, वुमेन एम्पावरमेंट की, 18-20 हज़ार लड़कियों को, रूरल वुमेन को क्षमता, क्योंकि तब ये फीमेल फेटिसाइड का दौर था, वगैरह वगैरह था। फिर हमने वर्ल्ड स्किल सेंटर बनाए, जो मेरे 5 चल रहे हैं दिल्ली, पंजाब। वहाँ हम ये जो मैं NSDC के बोर्ड पे रहा, तो स्किलिंग कोर्स जो मैंने, कौन कौन से कोर्सेज हैं कि उसमें देखिए लड़कियों के लिए ब्यूटी वेलनेस से लेके, फैशन डिज़ाइनिंग से लेके, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, IT, जूनियर नर्स, अच्छा, और हॉस्पिटैलिटी का, टूरिज़्म का, एविएशन के जो भी जॉब्स हैं। हालांकि महिलाएं तो कोई भी आजकल पायलट भी बन रही हैं, हमने कुछ पायलट्स भी बनवाई हैं, गरीब लड़कियों। और क्या नाम आपके स्किल सेंटर्स का? ये मोस्टली वर्ल्ड स्किल सेंटर या सूर्या किरण वर्ल्ड स्किल सेंटर या मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स। और फिर लड़कों के लिए सोलर पैनल टेक्नीशियन, रेफ्रिजरेशन मैकेनिक और AC मैकेनिक, और कोडिंग के जो हाई कोर्स हैं, तो इस टाइप के। और ये मैंने CNC, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम, डिमांड ही डिमांड है, बाहर इतनी डिमांड है, मतलब तो हम इसको उसमें पकड़ रहे हैं। बाकी कोविड जब आया था तो इसमें कई प्रोजेक्ट्स लिए, जैसे अफगान रेफ्यूजीज का मैंने बता दिया ऑलरेडी। कोविड में हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पे मानो PhD कर ली, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी थी। तो हमने 1995 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बड़े वाले 25 किलो वाले, हर जहाँ भी हमारे कोई इंटरनेशनल 10 मुल्कों में ऑफिस थे, वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ चैप्टर्स थे, जो भी जहाँ भी कोई रिश्तेदार, मित्र, बिजनेसमैन जो भी था, मैंने कहा भैया पता नहीं दुनिया बचेगी नहीं बचेगी, कंसंट्रेटर भेजो और बताओ कितने पैसे मैं भेजूं या तुम भेजते हो। किसी ने खुद भेजे, किसी को हमने पैसे भेजे। चाइना जैसी कंट्री में हमने उठवाए, US से उठवाए, कनाडा में एक स्टीव गुप्ता थे हमारे, उन्होंने 250 भेज दिए। फिर हमने गुरुद्वारा रकाबगंज में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ मिलकर 400 बेड का एक हॉस्पिटल बना दिया। हर बेड के साथ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर था, तो 1000 कंसंट्रेटर आ गए। फिर ऑक्सीजन प्लांट नहीं थे, फिर वो लगाने शुरू करे। गांधी नगर में भी हमने जो है ऑक्सीजन प्लांट लगाया। फिर अमित शाह जी आए खुद, इनके को उन्होंने ही उद्घाटन किए, वो बहुत लगाए। फिर पंजाब में बाद में आके BC ऑक्सीजन थोड़ी सप्लाई बेटर हो गई, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, क्योंकि जो हॉस्पिटल्स हैं B और C क्लास सिटीज़ में, वहाँ ऑक्सीजन पाइपलाइन ही नहीं थी। तो हमारा एक पंजाब के डिप्टी कमिश्नर्स का ग्रुप बना था WhatsApp पे, तो वो फिर हमने जो 2200 ऑक्सीजन सिलेंडर एयरलिफ्ट करवाए UAE से। आप देख लीजिए, एक सिलेंडर 75 किलो का था, एयरलिफ्ट करवा के पंजाब के हर शहर, हर डिस्ट्रिक्ट, हर गांव में मैंने खुद पहुंचाए। तो मेरे को बहुत रहा कि एक बख्शिश हुई कि मैं कुछ जानें बचा पाया, और पंजाब में काफ़ी अच्छा रहा ऑक्सीजन के मामले में। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर भी आपने काफ़ी काम किया है, जो बच्चियां यहाँ से विदेश ले जाई जाती हैं। क्योंकि जब मैं मेंबर पार्लियामेंट नॉमिनेट हुआ राज्यसभा में, आपको पता है मैं तो
तो एक गैर राजनीतिक व्यक्ति हूँ, लेकिन ये भी भगवान की कृपा हुई क्योंकि मेरा सोशल वर्क और सब चीज़ देखते हुए। और अब इतनी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मेरे एमपी बनते ही 2 महीने बाद ही कनाडा में कुछ 700 बच्चों का डिपोटेशन के ऑर्डर हो गए। अखबार में पढ़ा, पैनिक हो गए। मैं हाई कमिश्नर को फ़ोन किया, वो सारी छानबीन की, पता लगा कि ये बच्चे कोई जलंधर का इमिग्रेशन एजेंट था कोई, उसने, आप अचंभे की बात होगी, 700 बच्चा को नहीं, उसने फेक लेटर, हम्बल कॉलेज कनाडा से एक फेक लेटर इशू करा दिया एडमिशन के। वो फेक लेटर इशू हो गए, उस फेक लेटर पे इनको वीज़ा भी यहाँ मिल गया। फिर ये वहाँ पहुँच गए, इमिग्रेशन ने भी स्टैंप लगा दी। ये बच्चे वहाँ पहुँचे तो हम्बल कॉलेज तो कोई एडमिशन थी नहीं। अब वो एजेंट ने बच्चों को कहा भाई अब तो तुम आ गए, ये अब जो भी हुआ। उन्होंने बेचारों ने धक्के खाए, कोई पार्ट टाइम वो शाम को ये जो भी ये किसी फास्ट फूड में काम कुम करके उन्होंने किसी, जहाँ जिसको कॉलेज में एडमिशन मिली वहाँ उन्होंने 3 साल ग्रेजुएशन कर ली और 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी ले लिया। अब वो पीआर के लिए गए। जब पीआर के लिए गए तो किसी साहब ने वो पकड़ ली कि जी 4 साल पहले 2017 में आप जब आए थे वो फेक लेटर था। तो हमने तो कैनेडियन गवर्नमेंट को भी आड़े हाथों ले लिया, भाई यू आर इक्वल पार्टी, ठीक है, उनकी गलती है, उसने फेक लेटर दिया। आप अगर मैं कोई आप इनविटेशन लेटर मंगाते हो कनाडा से, यूके से, आपने इमिग्रेशन चेक क्यों नहीं किया? नहीं तो आप वीजा वाले वेरीफाई कर सकते। एक का चलो ना वेरीफाई करें, इतने 500 600 700 बच्चे जा रहा है, हम्बल कॉलेज हो, इतनी सीटें, वो तो कंप्यूटर पे पता लग जाता है भाई यहाँ एडमिशन हुई नहीं हुई किसी की। और ये फिर बहुत शोर मचा वहाँ पे। फिर मैंने लॉयर, हमारी क्योंकि वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर ऑटवा में भी है और मॉन्ट्रियल में भी है और इधर टोरंटो में भी है, बच्चे इकट्ठे करे। फिर हमने एक वो केस फाइल किया, फिर इतने में वो फैल गई। जयशंकर जी को भी लेटर दिया, जयशंकर जी ने भी, MEA ने भी टेकअप किया, भी ये तो बहुत ज़्यादती हो जाएगी। यहाँ पेरेंट्स में पैनिक हो गया। खैर जी वो करते कराते वो उनकी डिपोटेशन रुक गई। वो अभी ख़त्म नहीं हुआ काम, तो यहाँ एक वीडियो आ गया कि एक 50 पंजाबी और साउथ की औरतें बैठी हैं ओमान में। वो मतलब चीख चिल्ला रही हैं, वो किसी पता नहीं कहाँ कमरे में बंद है वगैरह। हमारे तो यहाँ मतलब धोखा हो गया, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, हमें कुछ कह के लाया गया और यहाँ तो कोई मेड कुछ लाया गया ऑफिस जॉब के लिए, फिर मेड भी नहीं, खाना नहीं मिलता, ये नहीं मिलता। खैर जी हमारा क्योंकि वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन था वहाँ, हमने फ़ौरन, मैं अमृतसर जाना था तो मैं अमृतसर गया और वहाँ दरबार साहब में अरदास की कि ये तो बहुत, और वहाँ फ़ोन किया, पता लगा कि ये तो सैकड़ों की गिनती में वुमेन है। इंडियन एम्बेसी को फ़ोन किया, वो कहते ये वीज़े कैंसिल होंगे तो जाएंगे। अब वीज़ा कैसे कैंसिल हो, क्योंकि वीज़े इशू करे स्पॉन्सर्स ने। यहाँ कोई पंजाबी लोग थे, इनके जो साउथ इंडिया के कोई एजेंट थे, उन्होंने वहाँ से ब्लॉक वीज़ा इशू करा लिए बिकॉज ऑफ देयर कनेक्शन। जैसे भाई 200 मेड भेज दो, 500 क्लर्क भेज दो। अब साउथ इंडिया, फिर मैंने उनके चीफ मिनिस्टर्स को लेटर लिखे, तमिलनाडु में, तेलंगाना में वगैरह। चलो फिर हमने अपनी टीम को, हमारे 5 लोग 1.5 महीना मस्कट मैंने भेज दिए, वहाँ लंगर लगवा दिया, वहाँ इनको कुछ को निकाला, कुछ को इधर किया, फिर वहाँ वकील करे 2, फिर इंडियन एम्बेसी ने भी कुछ हेल्प की। फिर उनको स्पॉन्सर्स छोड़े ही ना, क्योंकि स्पॉन्सर कहे जी हमने तो 2.5-3 लाख रुपया पर वोमेन दिया है हैदराबाद वाले एजेंट को, क्योंकि ये चलता था ना, कमर्शियल था। पूरा। अब उनको किसी को 2 लाख दिया, किसी को 1 लाख दिया, किसी को कुछ किया। और जो ओवर स्टे वाले थे वो इंडियन एम्बेसी की हेल्प से उनका एग्जम्प्ट कराया, टिकटें कुछ हमने दी, कुछ एम्बेसी ने दी। 85 वोमेन को हम वापस लाए पूरा अपने। फिर हमने उनको, अब हमारे पंजाब में जो सेंटर है वहाँ ज़्यादातर, मेरे को 42 ऑफ देम, उनको हम स्किल करा रहे हैं। फिर हमने सिट बनवा दी और मैक्सिमम पहली बार पंजाब में हुआ है कि ये जो इलीगल फरौती के, जो इलीगल इमिग्रेशन एजेंट है, उन पे एक्शन हुआ है, FIR रजिस्टर हो गई। हमने कहा नहीं, दिस ईवल हैज़ टू बी, दिस इज़ अनपार्डनेबल एक्ट। आप यंग मतलब महिलाओं को वर्गला के आप भेज रहे हो इधर उधर, मतलब
बहुत बुरा हाल है। फिर लीबिया में कुछ हमारे युवक पंजाब के फंस गए। अब लीबिया जैसी कंट्री में बताइए, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो जैसे डंकी रूट है कि बंदे उठाए, बच्चे उठाए, उनको प्रॉमिस तो करते हैं यूएस से ले जाएंगे, यूरोप ले जाएंगे, ग्रीस ले जाएंगे। अभी जो रशिया भी, आप बताओ, ये रशियन आर्मी में हाँ। पंजाब के और हरियाणा के यूथ पहुंच गए। अभी हमने 15 निकलवाए, पीएम साहब ने भी टेक अप किया, बहुत हो गए। तो ये लीबिया वाले वो कहाँ से निकले, वो ना इंडियन एम्बेसी, और आपको पता वहाँ नियरेस्ट एम्बेसी टूनिशिया में। खैर जी, लीबिया में हमने वो 2 बंदों ने हमें वो फ़ोन भी, 2 बंदे वहाँ से भगौड़े हो गए। फिर हमने एक होटल को पेमेंट कराई कि भाई तुम इस होटल में रह जाओ। वो होटल वाला खुराफाती निकला, उसने सीआईडी की खबर पुलिस को दे दी, वो 2 अरेस्ट हो गए। खैर जी, बड़े ही कशिश के मुताबिक तो हमारी टीम ने वहाँ बहुत हेल्प की। तो हम सारे लीबिया के जितने भी 14 या 15 यूथ थे, और वो अपना ऋचा जी, वो सीन मैंने आज तक देखा नहीं। मैं एयरपोर्ट खुद गया उन बच्चों को लेने, जैसे वो बाहर निकले, उनकी माएँ ऐसे कुरलाई। वो कहते, विक्रम जी आपने मौत के मुंह से इन बच्चों को बचा लिया। हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि ये लीबिया से और इन देशों से ये बुरा हाल है। तो ये सब वही है, अनएम्प्लॉयड, जॉब, ल्यूरिंग। तो ये जब तक, मैंने पार्लियामेंट में कई बार बोला, क्योंकि मैं एक्सटर्नल अफेयर कमेटी में भी हूँ, मैं उनको बार बार कह रहा हूँ। खैर वो क्या करें बेचारे। अब MEA ने एक जो अप्रूव्ड इमिग्रेशन एजेंट है उनकी लिस्ट लगा रखी है, लेकिन वो लोग देखते नहीं ना उसको। वो वहाँ ले रहा है, वो बगल वाला जा रहा है, वो घरों के ऊपर हवाई जहाज पड़े, वो कहते मेरा फलाना गया, पर तुम भी भेज दो। ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए, इससे घर बर्बाद हो गए। ये बच्चे जब जाते हैं 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, ये कैसे देते हैं ऋचा जी? अपनी ज़मीनें बेच के बेचारे, ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, और माएँ ऐसे रो रही थी, और जान अलग आपने दाव पे लगा दी। बिल्कुल। डंकी फिल्म देखी है आपने? हाँ जी। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी, मेरे को लगा बिल्कुल ये पूरा उसको एग्जैक्ट तरीके से पोर्ट्रे, बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया गया। लेकिन फिल्म क्या देखें, वो तो फिल्म है ना। हाँ। मैं तो एक्चुअल देखते हैं आप अपने, जो एक्चुअल चीज़ है वो दर्द। फिल्म ठीक है अच्छी बनी, पर मैंने एक्चुअल देखा है ओमान की महिलाओं का दर्द, लीबिया के बच्चों का दर्द, रशिया के ये दर्द। ये हमने तो एक्चुअल फैमिलीज़ के साथ उनके बच्चों को मिलके रोज़ व्हाट्सएप जार, कितना तशद्दुद 6-8 महीने का ये मिशन होप हमने जो चलाया। कितनी अद्भुत बात है ना विक्रम जी कि ये सरकार के काम मानते हैं हम लोगों को लगता है भाई ये तो सरकार करेगी। आप एक एज एन इंडिविजुअल खड़े होकर इतने सारे केसेस को पर्सनल इंटरेस्ट लेकर आप बच्चों को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार की भी जिम्मेवारी है, उनकी मदद हमें चाहिए। पर ऐसे जब अब अगर पंजाब ने मेरे को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के भेजा है, अब जैसे मेरे को पद्मश्री मिला था, लोग अक्सर मैं देखता हूँ कि अवार्ड मिलने के बाद में काम थोड़ा स्लो कर देते हैं, अक्सर मेरी ये ऑब्जर्वेशन है। लेकिन मैंने पद्मश्री मिलने के बाद अपना काम 100 गुना बढ़ा। मैंने कहा ये मेरे को एक भारत के राष्ट्रपति या भारतीयों ने कितने लोगों को मिलते, 30-35 लोगों को, 1.3 बिलियन लोगों में अब चुन के मेरे को दिया है, तो मेरे कंधों पे जिम्मेवारी है। और जैसे ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरे को बनाया, मैं गुरुद्वारा अरदास की, अब मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं तो कोई इलेक्शन लड़नी नहीं, ना मेरा कोई राजनीतिक मोटिव है, ना मेरा कोई राजनीतिक इक्विडिस्टेंट है। मैं सबके साथ ही, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, और सबके साथ ही सबको ही बेनती करता हूँ यार ये कर लो, पंजाब बचा लो, जो भी प्रॉब्लम है। लेकिन ये तो मैं आवाज़, मजलूम की आवाज़, इन यूथ की, इन युवाओं की आवाज़, अगर मैं पार्लियामेंट में, किसानों की आवाज़, गरीबों की आवाज़, सोशल इनइक्वालिटी पे मैंने इतने स्पीच, आप मेरे यूट्यूब पे भाषण सुनिए कि ये जो अमीर और गरीब का गैप बढ़ रहा है। सोशल इंटरप्राइज पे मैं इतना बोलता हूँ कि जो बड़े बड़े हमारे उद्योगपति हैं उनको सोशल ऑब्जेक्टिव देखना चाहिए। तो ये मेरा एक, मैं समझता हूँ मेरी मॉरल ड्यूटी है कि अगर दिया है, ऐसा नहीं कि मैं पार्लियामेंट, अब मेरा तो 6 साल के लिए राज्यसभा नॉमिनेशन हो गया, मैं ना भी जाऊँ तो कोई बात नहीं है, कभी गए हाजिरी लगाई नहीं। लेकिन वो आपका किरदार नहीं है। अगर आपको आप फिर किसी, आप रिज़ाइन कर दीजिए, आप किसी और को चांस दे दीजिए, पर काम करिए। सारा दिन आप जो भी आपको ड्यूटी दी है,
जिम्मेवारी दी है आपको वो निभाना चाहिए, उस प्रांत के प्रति, उन लोगों के प्रति, भारतीयों के प्रति। अगर आप एज ए एमपी आवाज़ नहीं उठाएंगे युवाओं की, महिलाओं की, गरीबों की, फिर और ये जो भी इश्यूज़ हैं हेट स्पीच के, फिर कौन उठाएगा? मैं तो सोचूं कि काश हर एंटरप्रेन्योर, हर पार्लियामेंटेरियन इस तरह से सोचे जैसे विक्रमजीत जी सोच रहे हैं, तो हम समाज में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। एक आपके बहुत इंपॉर्टेंट काम के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ जो मेरे दिल के भी बहुत करीब है। आप एडिक्शन पर बहुत काम कर रहे हैं पंजाब में, और हम लोग लगातार, मुझे लगता है कई सालों से अब सुन रहे हैं कि कैसे वो पूरा राज्य युवा नशे के उस दलदल में धंसते जा रहे हैं। तो थोड़ा अपने उस काम के बारे में। इसके देखिए, पहले तो मैं रीज़न बता दूं जो मैं समझता हूँ। देखो, पंजाब बीइंग ए बॉर्डर स्टेट, जब ये टेररिज्म का दौर आया तो वी आर वल्नरेबल टू द बॉर्डर कंट्री। वहाँ से सप्लाई भी इजी हो गई, बाहर से भी सप्लाई आती रही, कई तरीके के नेक्सिस भी था। क्योंकि देखिए, मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि जैसे दरोगा होता है या पटवारी भी, अगर एक दरोगा चाहे कि यहाँ चिड़ी ना फरके, जैसे हम कहीं इस गांव में दरोगा की या कोई भी ऑफिसर समझ लीजिए, पटवारी, उसके मर्जी के बिना चिड़ी भी नहीं फड़क सकती। तो कहीं ना कहीं नेक्सिस था, बॉर्डर स्टेट नेक्सिस, यूथ मिसगाइडेड, जॉब्स की कमी थी। अब प्रॉब्लम क्या है, वो एग्रीकल्चर इज नॉट रेम्यूनरेटिव। बच्चे एग्रीकल्चर में जाना नहीं चाहते क्योंकि एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज नहीं हुआ। जो हमारे ये सब थ्योरी में बातें रह गई कि कोऑपरेटिव बनेंगे, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, फूड प्रिजर्वेशन बनेगा, वो कोल्ड स्टोरेज बनेंगे, ये सब पेपर पे है। कितने पंजाब में देखता हूँ 3 ही अभी फूड वो पार्क बने हैं, कितने साल तो मेरे को हो गए। मतलब जब तक हम, ताकि बच्चे तभी जाएंगे अगर वहाँ पे कोई मॉडर्न सिस्टम होगा। अब वो हल बहाना नहीं चाहेगा आज का युवा, लेकिन वहाँ पे कोई, अगर आपने एक गांव को इकट्ठा करके पैकेजिंग यूनिट लगा दिया, वो मक्की का आटा या किसी आटे की मशीन लगा दी, दालों का पैकेजिंग लगा दिया एक गांव में, तो फिर आप पैकेज करके बेचिए। उसका मूल्य में आपको पता है ना कितना फ़र्क है। एक चीज़ टमाटर या किनो, वो वहाँ अगर 10 रुपये 5 रुपये चलता है, मार्केट में 80 रुपये बिकता है। तो देयर इज ए लॉट ऑफ गैप दी एग्रीकल्चर। तो ये इन सभी, और जॉब्स नहीं थी, इंडस्ट्री लगी नहीं, खास करके पंजाब में ये इस सारी वजह से वो बच्चे ड्रग्स का हो गए शिकार। तो अब डी एडिक्शन सेंटर, रिहैबिलिटेशन सेंटर हमने जगह जगह खोले। अमृतसर में स्वामी विवेकानंदा जो सेंटर है वो अरुण जेटली जी ने बनवाया, तो उनकी कृपा हो, भगवान उनको स्वर्ग में दे। उन्होंने हमें वो अलॉट किया कि आप, उन्होंने कहा भी विक्रम, क्योंकि मेरे भाई जैसे थे, सुषमा स्वराज बहन थी, तो उन्होंने कहा भाई मेरे को भरोसा नहीं है, लेकिन विक्रम जी, ये पंजाबी में कहा भाई तू चला सकता है इन्हों। तो मैंने भी उनकी आत्मा को जी जान से, हमने वहाँ हज़ारों बच्चों को डी एडिक्ट कराया। डे भी है, मेडिसिन भी है। तो वहाँ कंप्लीट हमने शेड्यूल दिया है उनका, क्योंकि माइंडसेट चेंज करना उनको। योगा है, म्यूज़िक है, जिमिंग है, मेडिटेशन है, शाम को गेम्स हैं, और बीच में हम उनको 4 या 5 स्किल सिखाते हैं। क्योंकि उनको कोई रोज़गार भी तो चाहिए। जो लोग, हाँ, जो मोबाइल फ़ोन रिपेयर है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, इस टाइप का, या जिस टाइप का वो और शाम को फिर खूब गेम्स और खाना। तो वो मॉडल चल रहा है, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। नौकरी इसका सिर्फ यही है निकला। हमारे 4 बड़े सेंटर हैं। अच्छा। अब वो भी हम स्किल सेंटर के साथ साथ मैं अब स्किलिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि ड्रग डी एडिक्शन तो एक बात, आपने दवाई दे दी, उसके बाद अगर हमारे स्किल सेंटर में आ गए, 6 महीने का कोर्स स्किल का, 8 महीने का, और 2 महीने का हम पर्सनैलिटी ग्रूमिंग कराते हैं। तो ये सारी ट्रेनिंग सब फ्री ऑफ कॉस्ट होती है? बिल्कुल, बिल्कुल हम किसी से स्किलिंग का, ड्रग डी एडिक्शन का, और जितनी भी हमारी स्कीम बताई, जब तक भगवान की कृपा है और हम पूरा समाज की सेवा करते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे बाद भी ये मूवमेंट चलती रहेगी। तभी मैं सोशल इंटरप्राइज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ कि कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट्स सेल्फ सस्टेनिंग हो जाएं। हमारे गुरु नानक देव जी ने कहा कि एक छोटी सी बात है, उन्होंने कहा कीर्त करो नाम जपो। वो एक छोटा सा उन्होंने असूल दिया था कि भाई अपना दसवंध कर दो। दसवंध क्या है? 10% ऑफ योर इनकम। अगर हर आदमी जो 50,000 मैं कह रहा हूँ 1 लाख रुपया कमाता है, 10% जो भी खर्चा करके 10% भी
हर आदमी अगर 10 नहीं, चलो 5% से निकाले, अपने एम्प्लॉयज़, अपने सर्वेंट, अपने ड्राइवर, उनके बच्चों को ही पढ़ा दे, चलो वो बच्चे पढ़ गए, नौकरी लग गए, काम हो गया। बिल्कुल, वो शुरू यहाँ से हमें उसका करना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने पिछले साल पंजाब में एक लहर शुरू की, भारत में लहर, सारे भारत में लहर शुरू की। लंगर बहुत लगता है, आपने देखा कि सिखों के गुरुद्वारे लंगर है। तो मैंने कहा कि आप जो गरीब हैं उन, तो हमने एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया जिसमें मैंने अकाल तख्त, जो हमारी सिखों की सबसे बड़ी टेम्पोरल सीट है, उनके जथेदार साहब सिंह साहब रघुवीर सिंह जी, उनको बुलाया। और मैंने भारत के हर बड़े शहर से गुरुद्वारों के प्रधान और सकत्तर को बुलाए। 120 लोग आए, सब कर्नाटका से, बॉम्बे से, कलकत्ता से। तो हमने एक कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया, शिक्षा लंगर। अरे वाह, कि आज के बाद आप शिक्षा का लंगर बांटोगे। क्या बात, शिक्षा लंगर, शिक्षा लंगर, शिक्षा बांटो ना, आप एम्पावर करो बेटों को, बेटियों को, गांव वालों को, आप शिक्षा दो। प्रसाद कोई बात नहीं, कम भी बन जाएगा, कोई बात नहीं, खा लेंगे, वो जो भी है, गरीबों को लंगर भी चलाओ, चलो एक कॉन्सेप्ट है। और ओवर स्पेंडिंग, और अब जैसे आज ही मैं सुन रहा था वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, रुमालास जैसे हैं, वो 4-4, 5-5 लाख का रुमाल, जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब या मंदिरों में भी सब जगह के यहाँ रुमाला चढ़ता है, ठीक है, आपकी श्रद्धा है। लेकिन आप हर रोज जो है, दरबार साहब अमृतसर है, बड़ी श्रद्धा है, लेकिन वो 4-5 लाख रुपए का रुमाला वो एक दिन चढ़ता है, फिर वो स्टोर्स में पड़े हैं रुमाले, अब आप क्या करोगे? तो मैं तो कहता हूँ कि भगवान या आपके गुरु जी वो ज़्यादा खुश होंगे अगर आपने 10 बच्चों को मानवता की सेवा की। गुरु नानक देव जी ने, हमारे गुरुओं ने कहा, गरीब का मुंह, गरीब का मुंह गुरु की गोलक। ये लिखा है कि गुरु की मतलब मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, उसकी गोलक होती है ना, गोलक में डालने की बजाय गरीब के मुंह में डालो। नहीं लोग समझ रहे। अब भी अगर इनलाइटनमेंट नहीं आएगी तो हम अगर वो गरीबों का, बच्चों का, युवाओं का, फिर अगर हम सब लोग ये करें, अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, तो इसलिए हमने ये शिक्षा लंगर का कॉन्सेप्ट शुरू किया है। और गुरुद्वारों में जगह जगह सब जगह मैं हर गुरुद्वारे में कह रहा हूँ कि 20% या 15% आपका गुरुद्वारे का बजट एजुकेशन बजट पे खर्च। आज तक किसी गुरुद्वारे में एजुकेशन बजट है ही नहीं। वहां तो बनता है भी इतना चढ़ावा चढ़ा, इतना हमने गुरुपुरब मंगा लिया, इतना लाइटें लगा ली, इतने फूल लग गए, यही बनता है। लेकिन आपके ये विचार कुछ बड़े जो रिजिड लोग हैं उनको तो पसंद नहीं आते। नहीं, ठीक है, मैं उनको सॉफ्ट, क्योंकि मैं सॉफ्ट पर्सन हूँ और मैं कोई भी कटाक्ष शब्द नहीं करता, मेरा सबको साथ लेके मैं चलता हूँ। तो सबको एक कन्विंस किया है, सबको बोल, मैंने ये तो नहीं कहा कि वो बंद कर दो, मैंने कहा उसके साथ 15% आप बजट तय कर। और गुरुपुरब पे, हर गुरुपुरब पे इतना स्टॉल आप लगाते हो ड्राई फ्रूट के, ओवर वेस्टेज है भाई, यहाँ भी स्टॉल है, वहाँ भी स्टॉल है, वहाँ आप कितना भी खा सकते हैं लोग, बैग भर। उसकी बजाय मैं कह, हर गुरुद्वारा में एक एजुकेशन स्टॉल लगा लो, जो गरीब बच्चे हैं वहाँ उनके लिस्ट लगा दो, फोटो लगा दो। तो मैं गुरुद्वारे जाऊँ, ठीक है, मैंने मत्था टेका अपनी श्रद्धा के मुताबिक, उसके बाद मैंने देखा ये बच्चे, अच्छा ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये नर्स बनना चाहती है, ये कुछ भी है, जितनी मेरी औकात है मैं 50% दूंगा, मैं 5 बच्चे अडॉप्ट करूंगा। तो परमात्मा ज़्यादा को 5 बच्चे की पर्ची कट जाए और आपको उनकी रिपोर्ट। हर कितने गुरुद्वारे, हजारों गुरुद्वारे तो दिल्ली में ही हैं। अब ऐसे मंदिर कितने, मैं सभी धर्मों की बात कर रहा हूँ, सही बात है एकदम। कितने गिरजाघर, कितने मस्जिदें, कि आप उस तरफ मानवता की सेवा करिए ना, ये धर्म है हमारा। कहीं से लग रहा है आपको उम्मीद नहीं, बहुत चेंज आ रही है, लोग हमें फिर मैंने उनको ये भी कहा आप स्किल सेंटर सेटअप करो। हमने सारा उनको टेक्निकल नो हाउ, उसका क्यूरिकलम, उसका सिलेबस सारा देंगे। और साथ में मैंने बोला उसका 10-15%, 20% मैं कंट्रीब्यूट भी, वन टाइम कंट्रीब्यूशन कैपेक्स। अगर आपने सपोज 20 लाख रुपए लगाए, स्किल सेंटर बनाया, तो 2-3 लाख रुपए मैं भी दे दूंगा। अब बनाओ तो सही, अब मैं तो इतना ही कर सकता हूँ। तो काफ़ी दिल्ली में 3 गुरुद्वाराज में शुरू हो गए, स्किल सेंटर चल रहे हैं, सकेत में चल रहा है, रजौरी गार्डन चल रहा है। और एक आया है, अब पंजाब से फ़ोन आते हैं, बहुत संतों के फ़ोन आ रहे हैं कि हमारे गुरुद्वारे में जगह है, हम शुरू करना चाहते हैं। क्योंकि उनको भी पता है ना, युवा, ये ड्रग्स, ये जॉब, ये अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारा दारोमदार उसी के साथ कनेक्टेड है, शिक्षा और रोजगार।
शिक्षा से, लिटरेसी से ही। अगर मैं आज पहुंचा हूं यहाँ, और अगर आप आज ऋचा अनुरुद्ध जी यहाँ विश्व विख्यात यहाँ मतलब कंटेंट जो भी हम सेल्फ पहुँचे, हम शिक्षा की वजह से पहुँचे। हम बहुत अमीर घर में पैदा नहीं हुए, या जो भी, शिक्षा से ही आपको एम्पावरमेंट आएगी, लिटरेसी से। सर, आपने गुरुद्वारों की बात की, तो दिल्ली के 2 गुरुद्वारे रकाबगंज और बंगला साहिब में आपने बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं, चाहूँगी उसके बारे में। ये हमारे बहुत अच्छे पेटर्न एडवाइज़र हैं सरदार त्रिलोचन सिंह, तो उन्होंने मेरे को आइडिया दिया कि विक्रम तू इतने काम करता है, कुछ ऐसा हमें परमानेंट बनाना चाहिए। ठीक है, पाठ पूजा कीर्तन, क्योंकि मैं हर साल बहुत बड़ा कीर्तन दरबार कराता हूँ। मैं कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाता, कभी केक नहीं काटता, लेकिन गुरुद्वारा बंगला साहब में जाके 5-6 घंटे का कीर्तन समागम होता है शाम को, और फिर लंगर। आपके जन्मदिन पर? हाँ, तो मैं अनाउंस नहीं करता कि मेरा जन्मदिन, मैं बता रहा हूँ कि, लेकिन मेरे को वो, तो उन्होंने कहा ये ठीक है सेलिब्रेट करना, लेकिन आप अपना, तो हमने बंगला साहब में DSGMC के साथ मिलके एक बहुत भव्य म्यूज़ियम बनाया। उसमें सारी हिस्ट्री जो पंजाब की गुरुओं की, खास करके जो हमारे गुरुओं ने शहादत दी, और जो ये कन्वर्शन का मामला, गुरु तेग बहादुर जी की हिस्ट्री, और फिर हमने एक भक्ति वॉल बनाई। जितने 26 हिंदू भक्तों की बानी गुरु ग्रंथ साहब में, उनकी हमने पेंटिंग्स, उनकी हिस्ट्री, कबीर की, फरीद की, जो भी नामदेव, पीपा, भगत रविदास जी, उनके सबकी हिस्ट्री लगाई। फिर एक 3D ऑडिटोरियम बनाया, उसकी कमेंट्री है, उन्होंने नवतेज सरना जी ने लिखी। फिर उसके बाद हमें आया कि एक हमारा रिसर्च सेंटर होना चाहिए, तो गुरुद्वारा रकाबगंज में एक जगह थी, तो वहाँ हमने इंटरनेशनल सेंटर फॉर सिख स्टडीज़ बनाया, जहाँ हमारे 8 बच्चे अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पंजाबी डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत PhD कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ आपको भी ज़रूर हम इनवाइट करेंगे कभी। तो मैंने सेवा करवाई एक होलोग्राफिक ऑडिटोरियम की, जैसे प्लेनेटोरियम होता है, तो एक प्लेनेटोरियम हमने बनाया 200 लोगों का सर्कुलर, उस पर 1 घंटे का हम शो चलाते हैं ऑन एंटायर सिख हिस्ट्री। क्योंकि आज के नौजवान बच्चों को एक भाई साहब उनको बता रहे हैं, और एक आप वो विजुअली और म्यूजिक के साथ, कमेंट्री के साथ विजुअली देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसे हमारे साहिबजादों को जिंदा दीवारों में चिन दिया गया, महाराजा रंजीत सिंह कौन थे, शेरे पंजाब वगैरह वगैरह। तो हमने वो होलोग्राफिक ऑडिटोरियम बनाया, और बहुत संगत उसको देखती है, फॉरेनर्स भी आते हैं। और MEA वालों का तो अब ये हो गया कि कोई फॉरेनर डेलीगेशन आता है तो उसको बंगला साहब म्यूजियम जरूर विजिट करा, बिकॉज म्यूजियम एनीबॉडी कैन सी एंड देन पुट अ हेडफोन एंड सी द हिस्ट्री। क्या बात है, इसमें तो हमको जाना चाहिए, अगर अभी तक नहीं देखा और आप लोगों ने नहीं देखा तो आप भी इनवाइट करेंगे, और होलोग्राफिक शो दोनों आपका हमारा सौभाग्य हो। चलिए, तो अब हमने सन फाउंडेशन के सारे काम, तमाम कामों की बात कर ली। अब इतना एक समाज सेवी व्यक्ति जो कम्प्लीटली एपॉलिटिकल है, सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत काम करता है, वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन में इतने एक्टिव हैं आप, तो फिर राज्यसभा में आने का ख्याल कैसे आया? नहीं, क्योंकि इतना मैं सोशल काम करता था, तो एक चीफ जस्टिस रिटायर हुए, पंजाबी थे, कुछ जस्टिस रिटायर हुए, कुछ जो भी मेरे वेल विशर्स थे, तो अक्सर मेरे को कहते थे कि विक्रम, यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग इन लाइफ, अब बस खाली राज्यसभा ही रह गई है। ऐसे वो अक्सर मेरे को कहते हैं, लेकिन मैं उनको टाल दे, मैं कहा नहीं, हम कोई पॉलिटिकल लोग नहीं, वो नहीं, वो उन्होंने कोई एग्जांपल दी, राज्यसभा तो बनी नॉन पॉलिटिकल लोगों के लिए थी, थिंकर्स, सोशल एक्टिविस्ट, फिलियंथ्रोपिस्ट, यू नो, एकेडमिशियंस, जो पब्लिक प्रेशर में ना आके कोई बिल पास ना होने दे, अगर लोअर हाउस ने पास कर दिए ये, लेकिन वो डीजनरेशन होता गया, वो ये पॉलिटिक्स में जो लोकसभा के काफ़ी लोग जो उधर नहीं एडजस्ट हो पाए, नहीं जीते, वो आना शुरू हो गए। लेकिन ये एक, और फिर मेरे को कुछ लोगों ने कहा, आप इतना काम कर रहे हो, अगर आपको राज्यसभा की अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं बहुत डरता था, मैंने कहा भी मैं तो कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं तो कोई इलेक्शन में नहीं जा सकता, ना मैं कोई बोल सकता हूँ, किसी एक पार्टी से आपको एसोसिएट कर दिया जाएगा। हाँ, तो मैं तो नहीं, उन्होंने कहा नहीं, आप पॉलिटिकल अपना कैरेक्टर रखिए। और मेरे को नॉमिनेशन, पंजाब में इलेक्शन भी नहीं था पंजाब में, क्योंकि नॉमिनेशन हो गया, तो उन्होंने कहा आपका जो सोशल वर्क है आप ज़्यादा कर पाओगे अगर आप राज्यसभा के MP हैं,
आपकी आवाज़ सुनी जाएगी, यू कैन बी मोर वोकल। और वो ठीक भी है, जो पिछले 2 सालों में मैंने मुद्दे उठाए और जो मैंने सारी बातें पार्लियामेंट में की, वो सुनी जाती है ना, वहाँ सुनना पड़ता है, उनको मंत्रीगण को जवाब देना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो इसका भी एक फ्लेवर ले लेते हैं। सर एक चीज़ लेकिन मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी पंजाब के खासकर कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि एक दारोगा की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता उस गांव में, तो पुलिस हो गए, प्रशासन हो गया, पॉलिटिकल विल भी नहीं रहा पंजाब को ड्रग्स से बचाने के लिए, या इसको आप पॉलिटिकल फेलियर कह सकते हैं? हाँ, कि बहुत मैसिव फेलियर है। हाँ, फोकस नहीं रहा। मैंने कहा नेक्सस की बात मैंने टच करी, लेकिन हाँ वो एजेंडा नहीं रहा। अभी 2-3 साल में सप्लाई चेन टूटी है। अच्छा। जो मैंने ऑब्जर्व किया, आई मे बी रॉन्ग, 2-3 साल में बहुत, जो इस सरकार ने, सीएम ने, पुलिस ने काफ़ी सप्लाई चेन को ब्रेक किया है। लेकिन अब वो जो बच्चे एडिक्ट हो चुके हैं उनको भी तो निकालना ना, उनको भी तो मेडिसिन, यू हैव टू ग्रेजुअली ब्रिंग देम आउट। पर मैं आपसे सहमत हूँ कि उतना फेलुअर रहा है। अगर फेलुअर नहीं होता तो सिचुएशन इतनी खराब नहीं होती ना। हम लोग तो कई बार ये सुनते हैं कि जो पूरा वो ड्रग माफिया है उसमें लोकल पॉलिटिशियंस, एंड वो सिर्फ पंजाब नहीं, सब जगह, चाहे यूपी में, वो सबका इन्वॉल्वमेंट होता है, इसीलिए वो इतना चल पाता है। नहीं तो आप कभी तो बिकॉज़ यूथ इज ए इजी प्रे, तो बहुत दुख की बात है। अच्छा, एक लेसन नोन फैक्ट की बात करते हैं आपसे। एंकरिंग भी करते रहे बीच बीच में, आप हमारा वाला काम भी किया है आपने इन सारे कामों के बीच। विनोद दुआ जी के साथ करते थे, अभी भी मेरे को शौक है। तो एनडीटीवी और कई चैनल बुला लेते तो मैं शौकिया तौर पे प्रोग्राम होस्ट कर देता हूँ। ये शौक कहाँ से आया? नहीं, ये कॉलेज ज़माने, जैसे मैंने बोला युवानी था, फिर मैं जवान तरंग करता था, फिर एक कर्टन रेजर प्रोग्राम होता था, तो वो शौक था पब्लिक स्पीकिंग का। जैसे डिबेट्स में मैं गोल्ड मेडलिस्ट था, तो एक शौक था कंटेंट का, बोलने का। तो अभी भी मैं शौकिया तौर पे प्रोग्राम एज ए रिसोर्स पर्सन बुला लेते हैं कभी किसी टॉपिक पे, तो हम लोग करते रहते हैं। बट आई डिडंट अडॉप्ट इट एज माय कैरियर। तो आजकल तो पॉडकास्ट बहुत हो रहे हैं, आप अपना एक पॉडकास्ट शुरू कीजिए। हाँ, नहीं, हम बहुत कुछ करने का मन करता है, लेकिन फोकस रहता है स्किलिंग और बच्चों को जॉब्स, और ये जो मैंने प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं, और ज़रूर पॉडकास्ट लोग सुनेंगे। ठीक है। एक बार बताइए, इतना सारा आप काम करते हैं, और शायद अरुण जेटली जी ने कहा था कि 24 घंटे नहीं, इनके तो दिन में कितने घंटे होते हैं। मेरे को बहुत दुख होता है 2 लोगों का, कि सुषमा स्वराज जी मेरी मतलब रियल सिस्टर से भी ज़्यादा थी। 25 साल का, शायद 20-22 साल का हमारा रिश्ता था। बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी व्यक्ति थी, बहुत सम्मान करती थी, प्यार बहुत करती थी। कि बहुत किस्से हैं, मैं एक एक किस्सा बताऊं, विश्वास नहीं करेंगे लोग। ऐसे ही अरुण जेटली जी भी भाई मानते थे, और बहुत, बंगला साहब का जब म्यूजियम बना, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर टेक ओवर किया था, हफ्ता ही हुआ था, शायद 10 दिन हुए थे। तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने बोला भी वहाँ स्पीच पे कि विक्रम, ये पंजाबी में बोलते थे, तो भी बहुत अच्छा काम किया। मैं उनका हर साल उनका जन्मदिन भी मनाता हूँ। अच्छा। और बहुत प्राउडली मनाता हूँ। और इस उनका 28 दिसंबर को होता है, और सुषमा स्वराज जी का वैलेंटाइन डे वाले दिन होता है। आपको बुलाएंगे और आपसे कुछ शब्द भी कहलवाएंगे इस बार। क्या बात है। नहीं, लेकिन जो उन्होंने ये बात कही कि भाई इनके तो दिन के 24 घंटे से ज़्यादा होते हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं, इतना काम मैंने आपका सुन लिया, व्हाट डज योर डे टिपिकली लुक लाइक? आर यू एन अर्ली राइजर? नहीं, बहुत अर्ली राइजर तो नहीं, बस से 7-7:30 उठ गए। बस थोड़ा, अब आजकल थोड़ा, क्योंकि हेल्थ, कोविड के बाद वो शक्ति उतनी नहीं रही, तो अब थोड़ा योगा और ये थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करके फिर बस फ़ोन शुरू हो जाते हैं। पहले तो न्यूज़पेपर पढ़ते ही मैं अपनी टीम को आइडिया देता हूँ। ये बिजनेस की ईमेल्स भी बाद में पढ़ता हूँ, क्योंकि हमारा ग्लोबल बिजनेस ज़्यादा वेस्ट साइड में है, तो हमसे पीछे हैं। तो साउथ अफ्रीका, यूएई, तो ये 2-3 घंटे पीछे चलते हैं, तो आराम रहता है भाई। 10:30-11 बजे तो वहाँ 8 ही बजे होते हैं, 9। तो वो सुबह सुबह जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, वहाँ से आइडिया मिलते हैं। तो हमारे CEO हैं चंडीगढ़ में, गुरबीर संधू, अर्जुन अवार्डी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। तो वो मेरे को कहते हैं कि कहते हैं कि विक्रम जी, पंजाबी में कहते हैं कि तुसी ते सवेरे उठ के काम लभदे हो। आप तो सुबह उठ के काम ढूंढते हो कि आज मैं क्या करूं, क्योंकि मैं 8 बजे ही मैसेज कर देता हूं भी ये, जैसे कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पढ़ा, स्किलिंग का पढ़ा, एग्री, कोई भी चीज़ पढ़ी, कहो भाई इसको अटेंड करो, इसको करो, ये AI का कोर्स, जो भी मैंने पढ़ा, तो वो लग जाता है। फिर ऑफिस फिर पूरा जो है 11
बजे 10:30 बजे जैसे आ गए तो नॉन स्टॉप मैं ऑफिस, पूरा बिजनेस पे फोकस। फिर 6 बजे अब हमारी जो ये सोशल वाली टीम है उनको भी वेट करना पड़ता है बेचारों को। फिर 6-6:30 बजे हम बैठ जाते हैं, फिर 8 बजे तक ये सारा रिव्यू करते हैं हम। अभी हमने निगमबोध घाट, मजनू का टिल्ला में अस्थि प्रवास स्थल भी बनाया, तो वो सारा हम उसको फिर रिव्यू करते हैं सारे सोशल प्रोजेक्ट्स को। फिर हमने अभी जैसे निगमबोध घाट में एक अस्थि प्रवास स्थल नहीं था, जब ये भी एक बड़ा इमोशनल कहानी है। मेरे माता जी जिन पे मैं पूरा श्रेय देता हूँ मेरे व्यक्तित्व का, उनकी जब देहांत हुआ तो उनकी अस्थियां लेके गए, क्योंकि और फिर वहाँ मैंने देखा इतना शैबी, एक पीछे से आप जाएंगे पीछे से एक ड्रेनेज आ रही है, यमुना का पानी गंदा है, वहाँ एक मोरी बनी थी, तो वहाँ उस मोरी एक होल में अस्थियां डालें, तो मैं बहुत रोया। मैंने कही क्योंकि आप हर चीज़ बड़े हर आदमी अपनी श्रद्धा से अपने पूर्वजों को विदाई देता है, लेकिन एंड में आके ये बड़ा डिस्ग्रेस। मैंने उस दिन ही सोच लिया, लेकिन ये बड़ा 5 साल लग गए। अब यमुना में कोई बनाने ना दे हमें, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है। फिर गुरुद्वारा मजनू का टिल्ला DGTSGMC के मिल के तो हमने एक बहुत भव्य उसको जो आखिरी विदाई, एक बहुत बड़ा हॉल बना है एयर कंडीशन, वहाँ अस्थियाँ रखी जाती हैं, वहाँ अरदास हुई। फिर एक वॉकवे है जमुना के किनारे किनारे, क्योंकि हमें उस पॉइंट पे जाना था, और फिर जहाँ पानी है तो वहाँ फिर वो पूरा कवर्ड कैनपी से, और वहाँ कीर्तन चलता है। फिर वो नीचे सीढ़ियाँ बनाई, फिर जमुना के किनारे प्लेटफॉर्म बनाए, उसका वाटर लेवल भी चेंज होता रहता है। तो हमने अच्छा, तो सभी दिल्ली और अड़ोस पड़ोस के जो भी हिंदू सिख सबके लिए एक अच्छी एक फैसिलिटी हमने बनाई। फिर कुछ दिन पहले मैं लोधी क्रिमेटोरियम गया, जाते ही रहते हैं वहाँ, मैंने अचानक मेरे को आया कि बहुत ही खस्ता हालत हो गई, बहुत पुराना है। तो हमने अब मन में आता है, फिर हमने वो प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। तो क्योंकि हम सभी ने ही इन जगहों से गुजरना है कभी ना कभी। जो बुल्ले शाह था, ये सूफ़ी जिसकी पोइट्री मैं बहुत गाता हूँ, पढ़ता हूँ। बुल्ले शाह, जब मैं वहाँ गया तो नवाज शरीफ ने कहा तुसी बुल्ले शाह की कब्र पे गए हो, कसूर में, वहाँ लाहौर के पास कब्र। तो मैं गया वहाँ, पता मौलवी जी ने बताया कि बुल्ले शाह, सबको पता है, उसने अपनी कब्र खोद रखी थी जीते, और दिन में दोपहर में 2 घंटे 3 घंटे वो अपनी कब्र के अंदर जाके सोता था। और कहते क्यों सोता था? वो कहता था भाई ये मेरी रियलिटी है, दिस कीप्स मी वेरी क्लोज टू द रियलिटी, कि ये मेरी असलियत है। जिसको ये समझ आ गई ना कि मेरा जो एंड है, मैं यहाँ मेहमान हूँ, पता नहीं कब, वो कहते ना सांस एक अंदर आई और वापस आ गई तो आप जीवित हैं, नहीं आई तो परमात्मा। तो ये समझ नहीं आती। लेकिन यहाँ दुनिया में मैं देखता हूँ बस मैड रेस लगी है, मैड रेस, पैसे की, जेलसी की, द्वेष की, कंपटीशन की। मैंने बहुत कम लोग देखे कि जो अपने अलावा को दूसरों के बारे में सोचते भी हैं। बट आप तो हजारों लाखों के बारे में सोचते हैं। चलो एक मोटिवेशन है, एक मेरा एक ज़िंदगी का जैसे एम बन गया है कि भगवान ने अब दे दिया, आगे चलता रहेगा और देगा। लेकिन कुछ ना कुछ इसमें, ठीक है, काम भी करना है, कर्मा है, वो तो कर्मा है, मेहनत करो, अपना मेहनत से बिजनेस जो भी इंटरप्रेन्योर करो, पर सोशल इंटरप्राइज आप सोसाइटी को साथ लेके चलो। जो भाग्यवान नहीं है उनकी मदद करो, जो हमारे गुरुओं ने, गुरुवाणी ने, हर धर्म ने कहा। तो अब आगे क्या करना है? अब आपका फोकस किन किन कामों पर है? अब मेरे को लगता है कि एक तो बच्चों को जॉब दिलवानी, तकरीबन 10,000 आपको एम्प्लॉयमेंट मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं बच्चे? नहीं, वो स्पीकर साहब है हमारे, संधवा साहब, और वो चलिए आई एम नो बॉडी, आई थिंक लोग बहुत काम, पर जो भी मैं कहता हूँ ड्रॉप इन द ओशन, कुछ हो जाए, वो तो खैर वो है। और दूसरा ये जो हेट स्पीच, हेट्रेड, इसके लिए मैंने परसों ही श्री रविशंकर जी की ब्लेसिंग ली, उनसे ऐसे ही 1 to 1 उन्होंने मेरे को टाइम दिया, बहुत अच्छी सद्भावना से मीटिंग हुई। तो उनसे मैंने ब्लेसिंग लेके ग्लोबल इंटरफेथ एंड हार्मोनी फाउंडेशन की नींव रखी। और उनको हम अब आमंत्रित भी कर रहे हैं जल्दी भारत मंडप में उनका लेक्चर इस सब्जेक्ट में, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये इक्वालिटी पे, पीस पे और स्पिरिचुअलनेस पे और ब्रदरहुड पे बड़ा अच्छा काम किया है। तो ये मैं सोचता हूँ कि हमें ये हार्मनी पे हमें काम करना चाहिए। ये मैं 2-3 काम, और जो वुमेन एम्पावरमेंट जो मेरा इज़ क्लोज टू माय हार्ट, कि आप जैसी और महिलाओं को हम सशक्त कर सकें, एम्पावर कर सकें। क्योंकि अगर आप एक महिला को एजुकेट करते हैं, एम्पावर करते हैं, किसी भी कुछ
पायलट बनाते हैं, नर्सिस बनाते हैं, वो उससे फिर एक जनरेशन हो जाती है। हमने जो, मैं पार्लियामेंट से कोई सैलरी नहीं लेता, कोई परक्स नहीं लेता, वो सारी सैलरी एक हमने शहीद भगत सिंह एजुकेशन फंड बनाया और सिर्फ उसमें महिलाओं को ही हमने 3 डॉक्टर बनाई हैं। एक गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर बनी है गुरसिमरन कौर, अमृतसर से MD कर रही हैं, गोल्ड मेडलिस्ट ऑकोनोलॉजिस्ट हैं। पायलट बनाया, उसकी मदर आंगनवाड़ी वर्कर थी बरनाला गांव से। नर्सिस 3 बनाई हैं। ऐसे ही हर साल हम उस फंड में मैं भी अपनी तरफ से डाल देता हूँ। तो ये मेरे 3-4 काम मैं सोचता हूँ कि इस पे ही मैं कंसंट्रेट करूँ। क्या बात है। और हम तो ये दुआ करेंगे कि आपकी और बहुत सारे काम बढ़ते रहे, बहुत आगे बढ़ते रहे। लेकिन अब एक और लेसर नोन फैक्ट, या मुझे पता नहीं कितने लोग जानते हैं, आपको सूफी संगीत का सुनने का भी और गाने का भी बहुत शौक है, गाते हैं आप। तो थोड़ा अपने उस इंटरेस्ट के बारे में बताएं, और सुनेंगे जरूर कुछ आपसे। हॉबी, या आप समझिए स्ट्रेस बस्टर है। तो संडे को कभी स्टूडियो चला जाता। जब मैं सार्क CCI का चेयरमैन था तो हमारे बॉर्डर के उस तरफ से बहुत भाई आते थे, तो मैंने 2-4 बार गाया। तो एक बार वो रेशमा जी की डॉटर को ले आए, रूबी रेशमा को, उन्होंने भी गाया, मैंने भी गाया। वो फिर पीछे ही पड़ गए कि आप CD बनाओ, CD बनाओ। फिर हमने एक CD बनाई, वो भगवान की कृपा से बहुत सक्सेसफुल हो गई। तो फिर अब काफ़ी, तो मैं ऐसे शौक से गा देता हूँ, नॉट ए प्रोफेशनल सूफी। हाँ, तो मैं आज के इस कॉन्टेक्स्ट में ही, जो आपने यूथ को एक राह दिखाने के लिए, क्योंकि यूथ इज़ द मेन थिंग। भारत को अगर हमने 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना है, यूथ को, वुमेन को हमें सशक्त करना है। तो मैं 2 लाइनें, एक अपना जो मेरा नया गीत आ रहा है उसकी सुना देता हूँ। मैं राहों पे नहीं चलता, मैं राहों पे नहीं चलता, मैं चलता हूँ तो राह बनते, मैं चलता हूँ तो राह बनते। युगों से काफिले आते, मेरे सच के गवाह बनते, मेरे सच के गवाह बनते। मैं राहों पे नहीं चलता, मैं चलता हूँ तो राह बनते, मैं चलता हूँ तो राह बनते। क्या बात है। मेरे मन में आज एक ही ख्याल आ रहा है विक्रमजीत जी कि जिस तरह की राह आप जैसे लोग बनाते हैं और जिस पर आप चलते हैं, काश उस पर हम सब चलना सीखें, वैसी राह हम बनाना सीखें, तो कितने और बहुत सारे लोगों के लिए भी राह बन जाएगी। थैंक यू। भगवान सब पे कृपा करे, भगवान की कृपा से, दृष्टि से सभी हमारा भारतीय युवाओं को, महिलाओं को, बहनों को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। और एक छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से आपके लिए। आपने मेरे को बुलाया और मेरे को इतना खुशी हुई और पता लगा कि, तो मैंने खुद ही बोला कि इट इज़ माई प्लेयर, वही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। ये हमारी तरफ से थैंक। हमने भी एक मिशन बनाया कि सबको सिर्फ ग्रीन प्लांट ही गिफ्ट करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच।